तो ठीक है बेटे, पिछले हमने अभी तक जो एपिसोड उसमें किया है वीडियो में, वो आपका पोटेंशियल तक का हमने पढ़ लिया है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। किन्हीं चार्जेस जो इनफाइनाइट सेपरेशन पे लाई कर रहे हैं उनको हम असेंबल करते हैं। दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो इट इज द amount of work done in assembling system of charges lying at infinite separation। तो जो चार्जेस इनफाइनाइट सेपरेशन पे लाई कर रहे हैं उनको हमने जो इकट्ठा करना है, उसका जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नाउ वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q1 from infinity to point A, work done 0। Why 0? No work is required to be done in moving an isolated charge। अरे भाई, हम किसी एक सिंगल चार्ज को ला रहे हैं, एक चार्ज को ला रहे हैं, कोई फील्ड तो है नहीं। अ चार्ज डू नॉट एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू इट्स ऑन फील्ड। जब कोई फील्ड है ही नहीं, एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क नहीं होगा। तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन मूविंग एन आइसोलेटेड चार्ज। नो वर्क is required to be done in moving an isolated charge। किसी सिंगल चार्ज को हम किसी पॉइंट से इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाएंगे तो कोई वर्क नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो फोर्स। कोई फील्ड नहीं है तो कोई फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है तो कोई वर्क नहीं है। फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क होता है। अब जैसे ही हमने कोई चार्ज Q1 A पॉइंट पे रखा, इसका अपना फील्ड होगा, तो वहां पे कोई पोटेंशियल भी होगा। तो वी कंसीडर पॉइंट B एट अ डिस्टेंस R12। सो पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1, पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू Q1। आप निकाल चुके हो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? V1 Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। Now we know the value of potential at point B. Now if we bring a charge Q2 from infinity to point B, आपको पहले भी बताया, if you know the value of potential at any point, you can calculate work done in bringing a charge from infinity to that point। तो Q2 को infinity से B पॉइंट तक जब हम लाएंगे तो वर्क डन क्या होगा भाई? चार्ज into potential at point B। So work done is Q1 Q2 4 pi epsilon naught R12। This work is stored in the form of potential energy in a system of two charges। अगर आपको दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकालना है तो ये फार्मूला आपका पोटेंशियल एनर्जी का आ गया। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस का ये आपने निकालना है तो ये आपके पास फार्मूला आ जाता है। अब आप कोई पॉइंट C लेते हैं
तो भाई सी कंबाइंड फील्ड में आ जाएगा ए और बी के। सी पे जो वर्क डन निकालेंगे किसी चार्ज को इन्फिनिटी से लाने का, तो सी इज लाइंग इन द कंबाइंड फील्ड ऑफ ए एंड बी। तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल Q1 के कारण भी होगा और पोटेंशियल Q2 के कारण भी होगा। तो फर्स्ट विल फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट सी। पोटेंशियल एट पॉइंट सी इसको नाम में V2 दे देता हूं। तो पोटेंशियल इसके कारण भी होगा सी पे, R13, ये R23 ले लेते हैं आप, और Q2 के कारण भी होगा। सो Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये नेट पोटेंशियल आपने निकाल लिया एट पॉइंट सी। Now if we bring the charge Q3 from infinity to point C, तो work done is W3। work done कैसे निकालते हैं? charge into potential that we have discussed earlier also। हमने पिछले अपना एपिसोड, पिछले वीडियोस में हमने ये किया हुआ है पहले। Q3 into Q1 upon 4 pi epsilon naught R13 plus Q2 upon 4 pi epsilon naught R23, ये आपने किया हुआ। सो W3 इज Q1 Q3 4 pi epsilon naught R13 plus Q2 Q3 4 pi epsilon naught R23। R23। So total work done to assemble these three charges, system of three charges, अगर हम लेते हैं total work done is net work done to assemble these three charges W1 plus W2 plus W3। ये आप ऐसे कर लेंगे, वैल्यू रखें 0 प्लस Q1 Q2 4 pi epsilon naught R12 plus Q2 Q3 4 pi epsilon naught R23 plus Q3 Q1 4 pi epsilon naught R13। This work is stored in the form of potential energy in a system of three charges. This work is stored in the form of potential energy in a system of three charges. In a system of three charges. तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से लिख लेते हैं। तो आप ये देखेंगे Q1 Q2 4 pi epsilon naught R12 प्लस Q2 Q3 4 pi epsilon naught R23 प्लस Q3 Q1 4 pi epsilon naught R13। तो ये आपने थ्री सिस्टम का निकाल लिया, जिसमें थ्री चार्जेस, जो दो थ्री चार्जेस वर लाइंग एट इनफाइनाइट सेपरेशन, और आपने किसी पॉइंट पे उनको असेंबल किया, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट सेपरेशन पे उनको असेंबल किया। तो अगर एक और चार्ज होता तो आप देख सकते हैं, ये देख लो आप, रिलेशन सारे आ रहे हैं Q1 Q2 Q2 Q3 एंड Q3 Q1। अगर एक और हम चार्ज यहाँ पे ले आते Q4, तो देखो कितने कितने हो जाते हैं इसमें रिलेशन भाई, चार तो ये हो ही गए, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1, और Q1 Q3
और Q2 Q4, तो इतनी टर्म आपकी बढ़ जाती है उसमें। तो इसीलिए इन जनरल फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस हम एक क्या फार्मूला बना देते हैं, फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस हम क्या कर लेते हैं भाई, फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस हम इसको लिख लेते हैं I इज I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to n, I not equal to j, I not equal to j, equal to 1 to n, j is equal to 1 to n, I not equal to j, और यहाँ पे आप क्यू आई क्यू जे आर आई जे लगा देते। फैक्टर हाफ इज इंट्रोड्यूस व्हेन वी ओपन द समेशन एवरी टर्म रिपीट इटसेल्फ। ये हाफ हमने इसलिए लगाया जैसे हम इसको समेशन को ओपन करते हैं तो हर टर्म 2 बार आती है। वो कैसे आती है मैं देखो करके दिखाता हूँ। जैसे तो ये जनरल आपके पास जनरल फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस आ जाता है। ये मैंने फैक्टर हाफ क्यों लगाया, देखो मैं इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फैक्टर हाफ की क्या जरूरत पड़ी, फॉर एग्जांपल अगर थ्री चार्जेस का ही सिस्टम था, i इज इक्वल टू 1 to 3 ले लेते हैं हम, j इज इक्वल टू 1 to 3 आ गया, क्यू आई क्यू जे आर आई जे। तो चलो और i इज नॉट इक्वल टू j आएगा भाई। देखो रख के पहले मैं i को 1 लेता हूं, तो j को तो 1 ले नहीं सकता, तो j को मैंने 2 ले दिया, तो यहाँ पे 1 2 आ गया। ठीक है, एक बार i को 1 फिर दोबारा 1 लिया, i को मैं 1 ही रख रहा हूं, j को 1 तो ले नहीं सकता क्योंकि 1 1 तो नहीं ले सकते हम, तो j को मैंने 2 लिया। i को 1 ही रखते हुए इस बार मैंने j को 3 ले दिया, 2 और 3 ले दिया j को, पाई एप्सिलॉन नॉट r1 3 आ जाता है। अब मैं i को 2 ले रहा हूं, तो i को 2 लेता हूं 1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2, तो j को 1 लिया, r2 1 आ गया। यहाँ पे i को 2 ही रखा है, j को मैं 2 तो नहीं ले सकता क्योंकि q2 तो नहीं हो सकता, तो j को मैं 3 ले देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 q3 r2 3। अब जो है i को 3 लेते हैं, पहले मैंने i को 1 लिया फिर 2 लिया, अब मैं i को 3 लेता हूं, i को 3 लेते हैं तो q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और j को 1 से शुरू करते हैं तो q1 r3 1 आ जाता है। फिर i को 3 रखा q3 और j को 2, तो आपके पास आ गया r3 2। अब i को 3 j को 3 तो नहीं ले सकते क्योंकि i इज नॉट इक्वल टू j, तो देखो कितनी टर्म आई, 1 2 3 4 5 6 टर्म आई, और हमने निकाली कितनी थी उसमें 3। क्यों, देखो हर बार रिपीट हो रहा है, q1 q2 तो ये q2 q1 आ गया, ये और ये रिपीट हो गया, r1 to r2 1 तो सेम है, ये 1 3 और 3 1 ये सेम हो गया, ये 2 3 और 3 2। तो इसीलिए वो फैक्टर हाफ इंट्रोड्यूस किया कि अगर हम ऐसे समेशन ओपन करते हैं तो हर टर्म रिपीट हो रही है, तो इसीलिए इसी चीज को अगर हम हाफ से लिख देंगे तो हमारी 3 टर्म्स ही आ जाएंगी जैसे हमने आर्टिकल में निकाला था। ये आपके पास सिस्टम आया i इज नॉट इक्वल टू j, इसलिए फैक्टर हाफ इंट्रोड्यूस किया है। दिस वाज द सिस्टम फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। तो अभी जो हमने किया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस,
तो उसमें आपके पास किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं या कंसेप्चुअल आते हैं? इफ identical charges each of magnitude q lying at the vertices of a square of edge A. Find potential energy stored in the system. Stored in this system. क्वेश्चन था कि आपने आइडेंटिकल चार्जेस क्यू क्यू, 4 आइडेंटिकल चार्जेस एक स्क्वायर के एजिस पे रखे हैं जिसकी साइड ए है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालें। तो अभी आपने क्या सीखा भाई? Q1 Q2 Q2 Q3, देखो सबका सेम है, Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q3 भी Q है और Q4 भी Q है। अभी आपने क्या सीखा था कि सबका रिलेशन आएगा, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q4 Q1, डेरिवेशन में आपने सीखा। और बचा हुआ कौन सा रिलेशन रह गया? ए रह गया, Q1 Q3 रह गया और Q2 Q4। तो ये टोटल हम रिलेशन निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए टोटल सिस्टम की क्या आ जाएगी, के Q1 Q2 लिखेंगे तो दोनों बराबर हैं QQ अपॉन A प्लस के QQ अपॉन A प्लस के QQ अपॉन A प्लस के QQ अपॉन A। भाई ये तो साइड के आ गए सारे, ये तो साइड के कारण हो गया। और ये डायगोनल क्या होगा इसका? अगर A इसकी साइड है तो A√2 इसका डायगोनल आ जाएगा। तो दो ये आ जाएंगे के QQ बाई √2A प्लस के QQ बाई √2A। ये मैंने आपको बिल्कुल यूं सारा ओपन करके दिखाया, नहीं तो 4 इंटू करके भी कर सकते थे। इसको आप 4KQ² बाई A भी लिख सकता था मैं डायरेक्ट, लेकिन आपको पूरा डेरिवेशन मैंने ये करके दिखाया, A√2 यूं आप कर सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 2KQ² बाई A कॉमन ले लें अंदर, तो 2 प्लस 1 बाई √2 ये आपके पास आ जाएगा। ये सॉल्व कर लेंगे आप, आगे आगे अपने आप सॉल्व करेंगे। √2 को आपको पता ही है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे आगे। सेम वे यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछते, इफ आइडेंटिकल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब ऑफ एज ए, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एक क्यूब के एज पे, यही जैसे मैंने स्क्वायर के लिए निकाला भाई, तो यही क्यूब के लिए पूछ लेते आपसे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप कैसे निकालेंगे? ए एज है इसका। तो देखो भाई 12 तो ये साइड होगी, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4। कितनी लाइन आपको दिखाई दे रही हैं? 12, 4 4 4 वर्टिकल हो गई। तो 12 तो ये होगी एजिस की, साइड की। 12 KQ² क्यों आया? क्योंकि Q1 Q2 सबका मैग्नीट्यूड सेम है। साइड कितनी है भाई? A। 12 तो हो गई साइड। और एक क्यूब में फेस कितने होते हैं भाई? 6 फेस होते हैं। 4 साइड के हो गए, 2 ऊपर और नीचे, तो 6 फेस होंगे। तो 6 फेस में डायगोनल कितने होंगे भाई? 12 डायगोनल्स होंगे। तो 12 डायगोनल फेस के हो जाएंगे, 6 फेस हो गए ना,
तो 12 डायगोनल ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 12 के क्यू स्क्वेयर, डायगोनल आपको पता ही है, ये √2 आ जाएगा। तो 12 तो होगी एज साइड्स, 12 हो गए हर एक फेस के डायगोनल। अब आपको मालूम है क्यूब है ये, जैसे एक रूम है तो आपके पास ये कॉर्नर भी तो बच गए, डायगोनल ऑफ क्यूब ये वाला। तो 4 आपके पास ये डायगोनल आ गए क्यूब के डायगोनल। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने सारी साइड ली भाई, फिर हमने फेस लिए, फेस पे डायगोनल होते हैं भाई, और फिर जैसे आप रूम अज्यूम करें, आप जिस रूम में आप बैठे हो, तो आपके कॉर्नर बच जाएंगे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इधर 2 इधर के और 2 उधर के डायगोनल। तो टोटल डायगोनल हो गए 4। तो 4 के क्यू स्क्वेयर, डायगोनल एक क्यूब का डायगोनल a√3 आता है। देखो इतना तो मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए। तो ये है आपके पास टोटल, इसको आगे सॉल्व अपने आप कर सकते हैं और आसान से, यहां तक भी छोड़ देंगे कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व करना हो फर्दर कर सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के इस तरीके के आपके पास कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल, देखो बेटे नाम से ही पता लग रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम से ही पता लग रहा है, इट इज द सम ऑफ, इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन एलिमेंट। सम ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे पढ़ रहे हैं, सम ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइन एलिमेंट। तो हमने इस आर्टिकल में प्रूव करना है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट between 2 points, line integral of electric field between 2 points remains constant। ये हमने इसमें प्रूव करना है। इस लाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया। तो आपका कोई सोर्स चार्ज पड़ा है ओरिजिन पे, आपको ए से इसके फील्ड में, इस चार्ज के फील्ड में आपको कोई वर्क डन निकालना है ए से बी तक जाने का। आप देखोगे लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या डिफाइन कर सकते हो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो एक्चुअल में वर्क है ना भाई। तो हम इसमें प्रूव करेंगे, जैसे आपने 11th में ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव किया है, वही हम इसकी हेल्प से ये प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड प्रूव किया था लास्ट ईयर, वैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड प्रूव करेंगे कि भाई वर्क डन है या लाइन इंटीग्रल है, खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो ये हम कोई किसी चार्ज को क्यू चार्ज के फील्ड में हम ए से बी तक लाने का वर्क डन कैलकुलेट करके इसको प्रूव करके दिखाएंगे आपको। तो जब हम ए से बी तक जाएंगे इस पाथ से, तो फील्ड वेरिएबल है, तो फील्ड इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, फील्ड वेरिएबल है। तो आप कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लें, पोजीशन वेक्टर स्टार हो जाएगा। तो जब फील्ड वेरिएबल होता है तो वर्क डन आपने 11th में सीख रखा है, फोर्स वेरिएबल होती है तो वी डिवाइड होल डिस्प्लेसमेंट इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। तो पहले हम पी से क्यू तक का स्मॉल एलिमेंट कोई ले लेते हैं, डीएल एलिमेंट, इस पे ये थीटा एंगल इसके साथ बना रहा है, डीएल एलिमेंट हम इस पे ले लेते हैं। ई जो है आउटवर्ड जा रहा है, तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वेयर, के क्यू बाई आर स्क्वेयर आ जाएगा। स्मॉल वर्क डन इन टेकिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पी टू क्यू अगर हम निकालें, स्मॉल वर्क डन इन फ्रॉम पी टू क्यू अगर हम लें, सो डी डब्ल्यू इज एफ डॉट टी एल,
एफ को अगर आप लेते हैं तो माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल। अब माइनस क्यों ले रहा हूं मैं, ये फील्ड है तो अप्लाइड फील्ड उसके इक्वल एंड अपोजिट होगी। माइनस साइन यहाँ पे, ये फील्ड जो है ये तो इसको बाहर की ओर फेंकेगा, लेकिन हम एक्सटर्नल फील्ड हम लगा रहे हैं अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, तो ये माइनस साइन उसके लिए आ गया आपके पास। और डी डब्ल्यू का आप जो है, अब आप इसका टोटल वर्क डन लेंगे तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करते हैं तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन आपके पास डब्ल्यू आ जाएगा ए से बी तक का, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल ए टू बी अगर आप यहाँ पे ले लेते हैं, और डब्ल्यू बाई ये क्यू नॉट इधर ले आया मैं, माइनस ये ए टू बी अगर हम ले लेते हैं, इसको ए टू बी कर लेता हूं मैं, ए टू बी ई डॉट डी एल। देखिए ये क्या आ रहा है, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट क्या आता है, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आती है। व्हाट इज दिस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आप एक यहां से लाइन इंटीग्रल वाले आर्टिकल से ले लेते हैं, ये हम यूज करेंगे फार्मूला आगे। और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये दोबारा रिपीट कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपके पास यहां से आ जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as negative of line integral of electric field between those 2 points, because WAB upon Q naught is potential difference, work done per unit test charge, potential difference. Potential difference between 2 points is defined as the negative of line integral of electric field between those 2 points. और ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है लाइन इंटीग्रल। यहां पे अगर आप एक पॉइंट को ए को, इफ पॉइंट ए इज कंसिडर्ड, पॉइंट ए इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट, कंसिडर्ड एज रेफरेंस पॉइंट, इसको आप रेफरेंस पॉइंट लें, दैट इज पोटेंशियल एट ए जीरो लेके चलें, वी ए जीरो लेके चलें, तो देयरफॉर यही जो फील्ड है, यही डेफिनेशन पोटेंशियल की बन जाती है, इंफिनिटी टू पॉइंट बी ई डॉट डी एल। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। इस लाइन इंटीग्रल वाले आर्टिकल से हमने आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की डेफिनेशन भी निकाल ली, और ये आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसको, इस फार्मूले को किस तरीके से, इसी में ही जब आप ये वाला इक्वेशन 2 लेते हैं तो प्रूव कैसे करेंगे, जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2 ई डॉट डी एल को मैं क्या लिख लूं, ई डी एल कॉस थीटा लिख लूं। ये डेरिवेशन आप करके दिखा सकते हैं कि ये कैसे आया, ये डेरिवेशन कहाँ से आई है, एक करके दिखा सकते हैं आप। डॉट डी एल फिगर से डी एल ये है, इस पे परपेंडिकुलर डाल दें क्यू आर, तो ये जो पी आर बन जाता है, जैसे ये था, ये डी एल था, ये थीटा था, ये पी, ये क्यू, क्यू से आर पे परपेंडिकुलर डाला इधर, तो ये पी आर आपके पास फिगर से डी एल कॉस थीटा किसके बराबर आ जाता है, ई डी आर के बराबर आ जाता है। और इसको इंटीग्रेट हम करें ई डॉट डी एल इधर से ए टू बी, और इधर ई डी आर आर ए से आर बी करें हम, तो ई की वैल्यू रखें तो आपके पास यही वाली डेरिवेशन प्रूव हो जाएगी।
लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस देता है, ये आप प्रूव कर सकते हो, की वैल्यू डी आर की इंटीग्रेशन करके यही आपके पास फार्मूला आ जाएगा। तो इस आर्टिकल में जो है लाइन इंटीग्रल आपने वर्क डन के बराबर भी इस तरीके के फॉर्म में लिख दिया, ये हमारे को यूज करेंगे हम ये फार्मूला। और लाइन इंटीग्रल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल की डेफिनेशन देता है, आप इसको प्रूव कर सकते हो। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है वर्क डन, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। तीन नंबर में सीबीएसई में ये बहुत ज्यादा बार आता है, शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव field in which work done depends only on the initial and final position and independent of path followed is known as conservative field। और अगर हम इसमें प्रूव कर दें लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ, ये क्यों कोई चार्ज है, इसके फील्ड में अगर आप इसी टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाएं और फिर बी से ए तक वापस लाएं, तो यहां से आप अगर लाइन इंटीग्रल और क्लोज पाथ जीरो प्रूव कर देंगे तो आपके पास ये 3 नंबर का आर्टिकल प्रूव हो जाएगा। सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी का अगर हम निकालते हैं, ई डॉट डी एल, आपको मालूम ही है मैं क्या लिखूंगा, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर है, वी बी माइनस वी ए के बराबर है। लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी, ये आ जाएगा। ऐसे ही लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू ए। बताइए डेफिनेशन से, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम बी टू ए, ई डॉट डी एल वी ए माइनस वी बी। एडिंग बोथ ए टू बी ई डॉट डी एल, बी टू ए ई डॉट डी एल। अगर आप वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी करते हैं तो ये आपके पास जीरो आ जाता है, यहाँ पे प्लस ना होके माइनस ही आएगा, और इधर ये जीरो आ जाएगा, माइनस इधर कॉमन लेके और करके आप इसको ई डॉट डी एल ए टू बी प्लस ई डॉट डी एल बी टू ए इज इक्वल टू जीरो, और इसको क्लोज लूप ऐसे दिखा सकते हैं, ए बी ए एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज लूप और क्लोज पाथ एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over closed path is zero. This shows that electric field is a conservative field. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये आपके पास 3 नंबर में बोर्ड में ये डेरिवेशन आती है, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड।
इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम पे ही छिपा हुआ है डेफिनेशन। सरफेस whose all points lie at same potential known as equipotential surface, known as equipotential surface। ऐसा सरफेस जिसपे सब पॉइंट पे सेम पोटेंशियल है, नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन in moving a charge on equipotential surface, on equipotential surface। मान लिया आपने कोई चार्ज क्यू कंसीडर कर लिया, इससे आर रेडियस का एक स्फीयर लिया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दो पॉइंट आपने ले लिया, ऑल दीज पॉइंट्स आर लाइंग एट द सेम पोटेंशियल, क्यू सेम आर सेम, तो इट इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ए से बी तक अगर हम जाते हैं स्फीयर पे, तो वर्क डन क्या होगा भाई, ए से बी तक अपॉन क्यू नोट, कैसे लिखेंगे, वी बी माइनस वी ए, एज ऑल पॉइंट लाई एट सेम पोटेंशियल, वी बी इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू वी, सो देयरफॉर वर्क डन क्या आ रहा है भाई, जीरो। अगर मैं वी बी वी ए को सेम ले लेता हूं, तो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां से एक क्वेश्चन और बन गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस की सिमेट्री क्या होगी, तो स्फेरिकल होगी। ये भी इक्विपोटेंशियल का काम करेगा, इक्वल रेडियस का जो होगा इक्विपोटेंशियल का काम करेगा। एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेकिन ऑल पॉइंट लाई एट द स्फीयर ऑफ दिस ऑन द सेम स्फीयर will be equipotential surface, all point will lie at the same potential, एक स्फीयर के। तो एक क्वेश्चन और आपका तैयार हुआ, नेचर ऑफ सिमेट्री ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर पॉइंट चार्ज, स्फेरिकल सिमेट्री। सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, perpendicular to the equipotential surface। वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसीलिए अब लाइन इंटीग्रल वाला आर्टिकल कराना पड़ा था आपको। ये देखिए आपने प्रूव किया था ई डॉट डी एल डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नोट आपके पास आ गया था, ये आपने किया था ए से बी वाला। तो आपने अभी किया प्रूव, ई डॉट डी एल, वर्क तो कोई करना नहीं पड़ता, तो ये जीरो आ गया। और ई डॉट डी एल अगर जीरो आ रहा है, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स ए इज परपेंडिकुलर टू डी एल। डी एल हम कौन सा ले रहे हैं, मान लिया ए से बी का ये डी एल है मान लिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ई डॉट डी एल में आ जाता है, ये आपने प्रूव किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। तो
ऐसे ही आपके पास एग्जाम्पल कौन सा आ गया, कंडक्टर, सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा कंडक्टर, सरफेस चार्ज कंडक्टर, सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर बिहेव एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपसे कोई पूछे कि व्हाट हैपन इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट परपेंडिकुलर टू अ सरफेस, if electric field intensity is not perpendicular to a surface, then that surface will no longer behave as equipotential surface। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर नहीं है तो वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए उसका कोई ना कोई कंपोनेंट ये थीटा बना रहा, मान लिया ई, तो ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा ये आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका कोई ना कोई कंपोनेंट उसके पैरेलल आ जाएगा, सरफेस के पैरेलल आ जाएगा। और फील्ड अगर एक्ट कर रही है तो फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो फील्ड जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा, तो इट विल नो लॉन्गर बिहेव एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी आ जाती है, जब आपने एक प्रूव कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपने प्रूव कर दिया ये चीज, तो ए टू बी ये था, हमने लिया था ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये डीएल एलिमेंट आपके पास आ जाता है। तो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट, जैसे आपने फील्ड लाइन में भी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल surfaces never intersect, never intersect, it is because at the point of intersection there will be टू डायरेक्शन, वो पॉसिबल नहीं है, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर ये वन सरफेस होगा, ये टू सरफेस होगा, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन बन जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्राउडेड where electric fields is strong, these are widely spaced where electric field is weak। आपने ये डेरिवेशन कर रखी है E dV बाई डी आर, तो अगर हम dV कांस्टेंट ले लें तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर और डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। देखो इसका ये सेंस है, मान लिया सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो जहां पे फील्ड स्ट्रांग है तो वहां पे वही, मान लिया मैं एग्जांपल ले रहा हूं ये डी आर, जहां पे फील्ड स्ट्रांग है वहां पे सेपरेशन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लेस होगा। एग्जांपल ले रहा हूं, मान लिया हमें 5 वोल्ट का डिफरेंस क्रिएट करना है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में, तो जो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, फील्ड स्ट्रांग है, वो पास पास आएंगे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, और जहां पे फील्ड वीक है वो डी आर जो है उनके पास ज्यादा होगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, तो जैसे डी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई, जहां पे ई स्ट्रांग है डी आर कम है, जहां पे ई वीक है डी आर ज्यादा है। वही 5 वोल्ट का डिफरेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड के पास दो सरफेस बहुत पास पास आएंगे, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे फील्ड वीक होती जाएगी, तो
गैप जो है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में बढ़ता चला जाएगा 5 वोल्ट। तो आज के लिए इतना ही।